नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर, लोकसभा में कल होगी महिला आरक्षण बिल पर चर्चा। विपक्ष की ओर से बहस को सोनिया गांधी लीड करेंगी। कल आरक्षण बिल पर संसद में बोल सकती हैं सोनिया गांधी। दूसरी बड़ी खबर, बिल के खिलाफ वोट नहीं करेगा इंडिया गठबंधन। सूत्रों के हवाले से खबर, महिला विरोधी नहीं दिखना चाहता अलायंस। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बिल में ओबीसी को आरक्षण की मांग उठाएगा विपक्ष। एक और बड़ी खबर आ रही है, महिला आरक्षण बिल पर खड़गे का सरकार पर बहुत बड़ा आरोप। मसौदे में जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होने का जिक्र है। 2029 तक महिला आरक्षण के दरवाजे बंद, खड़गे ने यह कहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए समय तय। लोकसभा में कल 11 बजे से शाम 6 बजे तक चर्चा होगी। कुल 7 घंटे की बहस के बाद बिल पर वोटिंग होगी। एक और बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल 50% विधानसभाओं से पारित कराना जरूरी नहीं है। संसद से पास होने पर और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा लागू। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 6, पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। पीएम मोदी ने आज ही पुरानी संसद में दिया था सुझाव। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि नए संसद भवन में शरद पवार से मिले प्रफुल्ल पटेल। सूत्रों के मुताबिक 1 घंटे तक पवार के साथ बैठे। नए संसद भवन की कैंटीन में हुई मुलाकात। 8वीं बड़ी खबर, भारत के समर्थन में ब्रिटिश सरकार का कनाडा को झटका। भारत के साथ चल रही व्यापार वार्ता पर असर नहीं पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार ने कहा। कनाडा के गंभीर आरोपों का असर नहीं पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार ने कहा। 9वीं बड़ी खबर आ रही है, अनंतनाग में 7 दिन बाद मुठभेड़ खत्म। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी उजैर खान मारा गया। एनकाउंटर खत्म होने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। इस सब के बीच में आज की जो बड़ी खबर आपको हमने बताई, उसके बाद ये देखिए कि हमारे कर्टन रेजर में हम आपके सामने क्या क्या लेकर आए हैं। आइए अब वो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, पहली खबर, क्या महिला आरक्षण बिल को पूरी तरह समझ गए आप? अगर नहीं तो हम आसान भाषा में आपको बताएंगे। दूसरी खबर, 33% महिला आरक्षण बिल पेश, लेकिन क्या है परिसीमन वाला पेज? पूरी जानकारी देंगे। बिल को लेकर क्यों ठनी पक्ष विपक्ष में, यह भी बताएंगे। तीसरी खबर, पुरानी संसद में आखिरी दिन तकनीक पर हंगामा हुआ था। नई संसद में भी पहला हंगामा तकनीक पर ही क्यों, यह जानकारी देंगे। चौथी खबर, G20 में पूछे नहीं गए तो कनाडा जाकर झूठ बोला। जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान समर्थित हरकत पर भारत का सख्त एक्शन दिखाएंगे। और 5वीं खबर, पाकिस्तान वाले शरीफ भारत की तरक्की पर कैसे रोए, दिलचस्प रिपोर्ट दिखाएंगे। इस सब के बीच में अब शुरुआत करते हैं फिक्र आपकी में आज की बड़ी खबर से, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। ये वो खबर है, आज संसद की नई इमारत में 2 ऐतिहासिक काम हुए हैं। पहला, आज संसद पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में, नई इमारत में शिफ्ट हो गई है। और दूसरा, नई संसद में प्रवेश करते ही मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया। इस बिल को नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इस बिल में महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का लाभ हर जाति, वर्ग और धर्म की महिलाओं को मिलेगा। सरकार ने बिल तो पेश कर दिया, लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून संसद में आ गया, लेकिन क्या 2024 लोकसभा चुनाव में लागू होगा? आपके मन में भी ऐसे कई सवाल होंगे। आपकी सहूलियत के लिए हमने सवाल जवाब की कुंजी तैयार करी है। इसे देखकर आप महिला आरक्षण की मूल बातें समझ जाएंगे। पहले आप सवाल जवाब देखिए, फिर इसकी राजनीति भी बताएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पहला सवाल है कि महिला आरक्षण कब से लागू होगा? अभी तारीख तय नहीं। 2026 में लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद कानून लागू होगा। दूसरा सवाल, महिला आरक्षण का परिसीमन से क्या लेना देना है? बिल में कहा गया है कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और नई सीटें तय होंगी। तीसरा सवाल, महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी? लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी, फिर कानून बन जाएगा। अगला सवाल, क्या लोकसभा में 543 की संख्या का 33% होगा? मौजूदा सांसदों की स्ट्रेंथ पर महिलाओं का ये आरक्षण लागू नहीं होगा। सवाल है, लोकसभा में 82 की जगह 181 महिला सांसदों का दावा क्यों? कानून मंत्री ने उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया। परिसीमन के बाद ही सीटों के असली नंबर का पता चलेगा।
ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या महिला आरक्षण सिर्फ लोकसभा में लागू होगा? इसका जवाब हाँ है। ये राज्यसभा में लागू नहीं होगा। क्या महिला आरक्षण राज्यों में भी लागू होगा? हाँ, ये कानून राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में भी लागू होगा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि महिला आरक्षण कब तक के लिए रहेगा? महिला आरक्षण की अवधि 15 साल होगी, फिर नए सिरे से बिल पेश करके पास करवाना होगा। फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। अगला सवाल ये कि SC/ST महिलाओं के लिए बिल में क्या प्रावधान है? अलग से आरक्षण नहीं, SC/ST को मिल रहे आरक्षण में 33% महिलाओं का कोटा होगा। सवाल ये भी है कि OBC महिलाओं के लिए बिल में क्या है? लोकसभा में OBC के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए बिल में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए। अभी की अगर बात की जाए तो लोकसभा में 78 महिला MP हैं 543 में से, यानी कि हो गया 14.36%, 14.36%। और अगर दुनिया की बात की जाए तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको वाकई में हैरान करेगा। USA में 28% से ज्यादा, UK में 34% से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में 38 और साउथ अफ्रीका में 40% से ज्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में पेश होते ही दो बड़े सवाल उठे। पहला सवाल तो लागू होने की तारीख को लेकर है और दूसरा सवाल पूछा गया कि OBC महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। यह वो सवाल है जो करीब 90s में नीतीश बाबू ने भी पूछा था। तारीख को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया। कांग्रेस ने महिला आरक्षण लागू होने की तारीख पूछी और फिर इसे लेकर लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की नई इमारत में अपने पहले संबोधन में महिला आरक्षण बिल पेश करने को ईश्वर का आशीर्वाद बताया, लेकिन कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। महिला आरक्षण लागू कब होगा, इसके बारे में बिल में तारीख का जिक्र नहीं है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसी को पकड़ लिया कि ये बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। क्या इसका वादा है कि जब डिलिमिटेशन की लड़ाई लड़ने के बाद जो पार्लियामेंट में MPs का पोजीशंस बढ़ेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे, तब ये लागू होगा? तो ये सारे मेरे मन में सवाल हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महिला आरक्षण बिल को चुनावी जुमला बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जयराम रमेश ने लिखा, चुनावी जुमलों के इस मौसम में ये सबसे बड़ा जुमला है। ये देश की करोड़ों महिलाओं और लड़कियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। कांग्रेस ने सरकार से वो तारीख पूछी जब महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। और कमाल की बात देखिए, ये 29 में होगा कि 34 में होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं तो मानता हूँ ये एक पोस्ट डेटेड कमिटमेंट है। सेंसस के उपरांत डिलिमिटेशन होना है और उसके बाद ही जो हमें एडिशनल सीट्स क्रिएट करनी है उसको हम क्रिएट कर पाएंगे। तो अभी मैं कोई एग्जैक्ट आपको समय तो नहीं बता सकती। कांग्रेस ने एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें सवाल जवाब की तर्ज में लिखा था, महिला आरक्षण बिल की क्रोनोलॉजी समझिए। ये बिल आज पेश जरूर हुआ, लेकिन हमारे देश की महिलाओं को इसका फायदा जल्द मिलता नहीं दिखता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा। आपको बता दें 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो आज तक नहीं हो पाई। ये जनगणना कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। खबरों में कहीं 2027 तो 2028 की बात कही गई है। इस जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा, तब जाकर महिला आरक्षण बिल लागू होगा।
सरकार ने तारीख नहीं बताई, विपक्ष ने इसी को मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये विधेयक सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए है। ये ईवीएम है, यानी इवेंट मैनेजमेंट। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद सबसे ज्यादा राजनीति जिस सवाल को लेकर शुरू हुई वो ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा है। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि बिल में ओबीसी महिलाओं का जिक्र क्यों नहीं है। अब इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला आरक्षण बिल को 2024 के लिए मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने ओबीसी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश तेज कर दी है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओबीसी आरक्षण की मांग उठा दी। थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका। अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। बिहार में महागठबंधन और यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ओबीसी को टारगेट करके जातीय जनगणना को मुद्दा बना रहे हैं। आज दोनों पार्टियों को एक और मुद्दा मिल गया। अगर आपका आइडिया है कि महिला सशक्तिकरण हो, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, उसके लिए आपको अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी महिलाओं को जब तक कोटा विद इन कोटा में आप समाहित नहीं करते हैं, समायोजन नहीं करते हैं, ये सारी बातें बेमानी है। वो हमारी मांग तो रहेगी, लेकिन इस बिल के विरोध में हम वोट नहीं करेंगे। विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, लेकिन बीजेपी को जो बात सबसे ज्यादा चुभेगी वो उमा भारती ने कही। अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी? और जाति का संवेदनाओं से संबंध नहीं होता। ओबीसी की बात हुई तो एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियों ने तय कर लिया है कि वो मौजूदा महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ओबीसी को भी कोटा देने की मांग जोर शोर से उठाएंगे। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर क्या करती है। एक बड़ी रोचक आपको बात बताते हैं, वो ये है कि 1996 में खुद नीतीश बाबू ने ये ओबीसी का मामला उठाया था महिला आरक्षण बिल में, और एक सज्जन जो उस जमाने में सांसद थे और अभी बिहार की सरकार में मंत्री भी हैं शायद, वो उनका नाम है सुरेंद्र प्रसाद यादव। उन्होंने तो बकायदा जब वाजपेयी जी के टाइम में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो इस बिल को फाड़ दिया, और किसी ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका यह कहना था, जो कि एक अखबार ने कोट भी किया है, कि मेरे सपने में अंबेडकर जी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था ऐसा करने के लिए। हालांकि आज सब इंडिया अलायंस के साथ हैं और वो सब कह रहे हैं कि नहीं, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, छवि खराब होगी ना शायद। ये तो तय है कि महिला आरक्षण बिल आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन इसका फायदा महिलाओं को कब मिलेगा, वहां पर स्पिन है। यही असली सवाल है। बिल में सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इसे जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। विपक्ष इन्हीं दो शब्दों के आधार पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि अभी ना तो जनगणना की तस्वीर साफ है, ना ही इसके बाद होने वाले परिसीमन की। अगर जनगणना की प्रक्रिया पूरी हो भी गई तो परिसीमन की कहानी क्या है, इसे भी सरल शब्दों में आपको जरूर समझ लेना चाहिए। सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि आखिर ये परिसीमन क्या है, जिसे महिला आरक्षण से जोड़ा जा रहा है। बढ़ती आबादी के आधार पर समय समय पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। इस प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है जिससे चुनाव में आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो सके। संविधान में परिसीमन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। संविधान का अनुच्छेद 81 कहता है कि देश में लोकसभा सांसदों की संख्या 550 से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि संविधान ये भी कहता है कि हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद होना चाहिए।
किसी राज्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होगी, इसका काम परिसीमन आयोग करता है। इसी आधार पर आखिरी बार 1976 में लोकसभा की सीटों की संख्या 489 से बढ़ाकर 543 की गई थी। उसमें जो बिल आया है उसमें साफ लिखा है कि हर 10 साल बाद जब परिसीमन होगा तो उस समय ये आरक्षण रोटेट होगा। आज सरकार की तरफ से पेश महिला आरक्षण बिल में लिखा है कि हर 10 साल में परिसीमन होगा, जिसके आधार पर सीटें बदली जाएंगी। तो जो सीटें अभी आरक्षित हो जाएंगी वो अगले परिसीमन में जो 2031 में होगा उसमें फिर रोटेट हो जाएंगी, दूसरी सीटें हो जाएंगी, फिर 2041 में फिर अलग हो जाएंगी। इस तरह से होगा। तो जो सीटें अभी आरक्षित हो जाएंगी वो अगले परिसीमन में जो 2031 में होगा उसमें फिर रोटेट हो जाएंगी, दूसरी सीटें हो जाएंगी, फिर 2041 में फिर अलग हो जाएंगी। इस तरह से होगा। वैसे ये बात भी समझने वाली है कि महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। चुनाव आयोग का काम कानून बनने के बाद शुरू होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि परिसीमन कब होगा, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है अभी। अब आते हैं हंगामे पर। आज नए संसद भवन का पहला दिन था। इतना महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पेश होना था, लेकिन बिल पेश किए जाने के दौरान ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नए संसद भवन में पहला हंगामा किस बात पर हुआ, यह बताने से पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर कल की है, पुराने संसद भवन के आखिरी दिन। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनका माइक जानबूझकर बंद कर दिया गया, राष्ट्रगान को 2 बार बजाया गया। यह उस वक्त हुआ जब पीएम मोदी पुराने संसद भवन को आखिरी बार संबोधित करने वाले थे। यह हंगामा पूरे 5 मिनट तक चला। बाद में लोकसभा स्पीकर को कहना पड़ा कि उनके संज्ञान में विषय लाया गया है और वो इसकी जांच कराएंगे। लेकिन आज जब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल महिला आरक्षण बिल को नए संसद भवन में पेश कर रहे थे, तभी फिर से विपक्ष हंगामा करने लगा। यह शोर शराबा क्यों हुआ, यह रिपोर्ट देखें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नई संसद की लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल महिला आरक्षण बिल पेश करते समय इतना ही बोल पाए थे कि विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। सवाल पूछा जाने लगा कि बिल कहां है। यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विपक्ष का हंगामा इस बात पर था कि इतना अहम बिल पेश हो रहा है और उनके पास इसकी कॉपी तक नहीं है। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, मेघवाल बार बार कहते रहे कि सप्लीमेंट्री में बिल वाले सेक्शन में देखें, लेकिन विपक्ष कॉपी की मांग पर अड़ा रहा, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बिल को अपलोड किया गया है, सिस्टम में चेक कर सकते हैं। बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लें, बिल अपलोड कर दिया है। स्पीकर के समझाने के बावजूद शोर शराबा जारी रहा तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अपनी सीट से खड़े हुए। उन्होंने भी वही बात दोहराई। ये सब कुछ जब हो रहा था तब अर्जुन राम मेघवाल के बगल वाली सीट पर स्मृति ईरानी बैठी थी। वो हाथ से इशारा करके कांग्रेस नेताओं को सिस्टम में देखने के लिए कह रही थी। सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इसके कुछ सेकंड बाद किरण रिजिजू भी अपनी सीट से उठ खड़े हुए और वो भी यही कहते रहे कि बिल को सिस्टम खोलकर देख लें। I would like to clear them, sir. It is already uploaded, sir. Supplementary list. It is already uploaded, sir. We are able to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila Reservation Bill, let them clarify, sir. It is. स्पीकर ओम बिरला ने इसके बाद अंतिम बार सभी विपक्षी सांसदों को समझाने की कोशिश की। बिल की कॉपी भी सबके पास भिजवाई गई। तब जाकर मामला शांत हुआ और अर्जुन राम मेघवाल ठीक ढंग से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर पाए। ये मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप सबकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप चलो एक मिनट देख लो।
नए संसद भवन में विवाद सिर्फ तकनीकी मुद्दे पर ही नहीं था, बल्कि एक और वजह से भी हुआ। सवाल था कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पहले से लंबित था या नहीं। क्या ये राज्यसभा से पास होकर आ चुका था, यानी पूरा मामला संसदीय प्रक्रिया और दांवपेच से जुड़ा था, जिसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाया तो उन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। इस दौरान पूरे सदन में हंगामा होता रहा। नतीजा क्या निकला, आप खुद देखें। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो बड़े चेहरे भिड़ गए। अधीर रंजन चौधरी ने महिला आरक्षण पर राजीव गांधी के कदम की तारीफ करते हुए मनमोहन सिंह की सरकार तक के काम गिनाए और उस दौरान राज्यसभा से पास हुए इस बिल का जिक्र छेड़ दिया। सर सलाह है सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं। 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। अधीर रंजन चौधरी का इतना कहना था कि सदन में हंगामा शुरू हो गया। सर माननीय गृह मंत्री जी, फिर मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला। माननीय अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। गृह मंत्री के बैठने के बाद अधीर रंजन दोबारा बोलने उठे, लेकिन इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया तो अमित शाह ने फिर अपनी बात दोहराई। इस बार उन्होंने राजीव गांधी के मुद्दे पर भी बोला। उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था, राजीव गांधी जी के समय में कभी नहीं हुआ है। अमित शाह जब बोल रहे थे, इसी दौरान विपक्ष की ओर से तेज आवाज आने लगी। बैठिए ना। हंगामा थोड़ा शांत हुआ तो अमित शाह ने विपक्ष को किसी बिल को लेकर संसद की प्रक्रिया समझाई। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। नए संसद भवन में इस बहस की शुरुआत अधीर रंजन चौधरी ने की और अंत गृह मंत्री अमित शाह ने। महिला आरक्षण बिल को मोदी सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। रोचक बात यह है कि उस जमाने में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में कम से कम 5 बार इस बिल को कोशिश किया कि यह पास हो जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से यह अटकता रहा। विपक्ष भी महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेने की कोशिश में लगा है। आज की अगर बात की जाए, इसीलिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इसे अपना बिल बता दिया। संसद के दोनों सदनों में भी कांग्रेस नेताओं ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। कैसे महिला आरक्षण को लेकर क्रेडिट की होड़ लगी, आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं। नारी संतन वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Women's reservation bill finally is coming. Women's reservation bill. वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूँ। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में
उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तो उन्होंने जानबूझकर बिल्कुल लैप्स होने दिया। निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है और बोलना उचित नहीं है, लेकिन इतना बड़ा झूठ, इतना अपना है कि बहिष्कार के चल नहीं। ना वो थी, उनके सुपुत्र चले गए। ममता जी की स्वास्थ्य साथी देख के आयुष्मान भारत का सोचा मोदी जी ने। ममता जी की कृषक बंधु प्रकल्प देख के मोदी जी ने पीएम किसान निधि योजना सोचा। ममता जी की महिला आरक्षण बिल देख के, वो बिलेटेड ही सही, अगर सोचेंगे तो अच्छा है। आखिर 2010 के बाद लोकसभा में हमारी सरकार, यूपीए की सरकार थी हमारे देश में, तो तब क्यों नहीं लाया गया? लाया तो जाता, कम से कम बहस होती, फिर देखा जाता। सरकार गिर जाएगी इस डर से, कुछ घटकों के प्रभाव में, दबाव में आकर उसको नहीं लाया गया। और अब आगे बढ़ते हैं। आज से नए भवन में कार्रवाई की श्री गणेश हुआ और पुराने संसद भवन को संविधान सदन का नाम दे दिया गया। इसी संसद भवन के अंदर से आधी रात में देश की आज़ादी का ऐलान हुआ था। आज विदाई से पहले सेंट्रल हॉल में सभी सांसद जुटे और वहां से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नए भवन की ओर प्रस्थान किया। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद आजादी के 75 सालों बाद नए दौर में प्रवेश कर गई। विशेष सत्र के दूसरे दिन सांसद नए बने भव्य भवन में एक एक कर पहुंचे, लेकिन इससे पहले पुरानी इमारत के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम हुआ। यहां लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ आए। इनके अलावा सभी दल के सांसद भी पहुंचे, एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर सबने यहां बिताए अपने पुराने दिनों को याद करते हुए इसे अलविदा कहा। इस मौके पर पुराने भवन को फूलों से सजाया गया था। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सांसद और मंत्री नए भवन की ओर पैदल गए। अगली कतार में उनकी दाहिनी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाईं तरफ गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा चल रहे थे, जबकि राजनाथ सिंह के पीछे वाली लाइन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल थे। फिर उनके पीछे पार्टी के बाकी सांसद नारे लगाते हुए चल रहे थे। इनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल थे। स्पीकर ओम बिरला भी सबको नमस्कार करते हुए नए भवन में आए। प्रवेश से पहले कई सांसदों ने सीढ़ियों को प्रणाम किया। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। रुक रुक कर सांसदों ने सेल्फी भी ली। इस मौके पर कांग्रेस सांसदों का दल अलग अंदाज में नजर आया। अधीर रंजन के हाथ में संविधान की कॉपी दिखी। पत्रकारों ने वजह पूछी तो कुछ नहीं बोले और उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर दिखाया। उनके ठीक बगल में राहुल गांधी चल रहे थे। उनके पीछे केसी वेणुगोपाल थे। राजीव शुक्ला भी नजर आए। सामने गौरव गोगोई भी थे। इसी तरह कांग्रेस के ये सांसद नए भवन तक पहुंचे। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय डेरेक ओब्रायन के साथ आए। इसी तरह अलग अलग दल बनाकर सांसदों ने नई इमारत में प्रवेश किया। सांसदों के गले में नया पहचान पत्र दिखा। इस ऐतिहासिक पल के मौके पर प्रधानमंत्री ने सांसदों को नया मंत्र भी दिया। संसद के इस भव्य भवन का शुभारंभ गणेश चतुर्थी पर किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने पुराने भवन का नाम संविधान सदन रखने का सुझाव दिया। और अब बात उस पल की, उन तस्वीरों की जो पुराने संसद भवन के इतिहास का हिस्सा हैं। आज संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री ने सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित किया। इससे पहले वो सभी सांसदों से गर्मजोशी से मिले। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं का उन्होंने अभिवादन किया। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें दिखी जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। हमने एक रील इस पर तैयार की।
संसद के विशेष सत्र के दौरान आज का दिन कई मायने में खास रहा है। महिला आरक्षण बिल पेश होने के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत और ईशा गुप्ता जब नए संसद भवन की बिल्डिंग पहुंची तो हर किसी की नजरें उन पर ठहर गईं। इनके साथ ही सपना चौधरी को नए संसद भवन में देख सब हैरान हुए। हालांकि सभी विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित थी। पहला जो न्यू पार्लियामेंट है, सदन का ये पहला दिन है और ये पूरा महिलाओं पे डेडिकेट किया गया। आज इनका लैंडमार्क डे है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज ओपनिंग है। आज पहला संसद था नए पार्लियामेंट में और आज ही इंट्रोड्यूस कराया। इससे देखिए, औरत हमारे पूरे वर्ल्ड में औरत और मर्दों का हिसाब बराबर है और आई थिंक अब पॉलिटिक्स में भी होगा तो इससे बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता। 2026 में ये गारंटी है। आज महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल जो है लोकसभा में पेश हो गया है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ। इससे मुझे लगता है कि हम महिलाएं ऑलरेडी बहुत सशक्त हैं, लेकिन इससे बहुत हेल्प होगी उन महिलाओं की जिनको मतलब कुछ भी करने में हेजिटेशन। कल सुबह 11 बजे से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि लंबे समय बाद विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी चर्चा में हिस्सा लेंगी। लेकिन अब फिक्र पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिस पर अब नवाज शरीफ को भी रोना आ रहा है। साथ ही उन्हें भारत वर्ष की याद आ रही है। 9 साल तक पाकिस्तान पर डायरेक्ट राज करने वाले नवाज शरीफ को अब लगता है हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया और उनके मुल्क छंदे पर। आज हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले भारत की G20 की सफल मेजबानी को लेकर उनके विलाप को सुनिए। आज देखो पाकिस्तान को, आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं, उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहां से आ गया है। और हम $1-1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज, उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है। चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने। अच्छा, रोना भी बड़ी स्ट्रैटेजी की तरीके से हो रहा है। अमेरिका का नाम नहीं लिया जिनसे मांगते हैं। सुना आपने? लंबे वक्त से पाकिस्तान लौटने की हिम्मत नहीं जुटाने वाले नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर 5-6 साल पहले पाकिस्तान में उनकी सरकार होती तो उनका मुल्क G20 में शामिल होता और भारत की तरह मेज़बानी करता। ज़रा सोचिए, पाकिस्तान को अपने हालात पर छोड़कर भागने वाले, झूठ का बहाना देकर भागने वाले, जिनकी तबीयत खराब थी, सिर्फ एयरपोर्ट जाके मस्त होकर चलने लग जाते हैं, वो नवाज शरीफ क्यों अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज देखो पाकिस्तान को। ये है नवाज शरीफ। इनको आपने पहले भी देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन अब की बार भारत को लेकर बोल अलग है। दिल्ली में G20 के बाद इनको भारतवर्ष की तरक्की और पाकिस्तान की कंगाली साफ समझ में आ रही है। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं, उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहां से आ गया है। और हम $1-1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज, उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है। चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने। सोचिए, वो शख्स हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है जो करगिल वॉर के वक्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, फौज की गोद में बैठकर भारत को आंखें दिखाता था। अब खुद फौज से डरकर पाकिस्तान से 7 समंदर दूर लंदन में बैठा है और भारत की तारीफ कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके निशाने पर पाकिस्तान के जनरल हैं। सुनिए। जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम हैं।
हालांकि हिंदुस्तान की तारीफ करते करते नवाज शरीफ लंबी फेंक गए। कहने लगे कि अगर पाकिस्तान में 2017 के बाद उनकी सरकार रहती तो G20 लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में होता। तो 2017 का तसल्सल रहता ना तो ये G20 पाकिस्तान में होता है। हमारा अपना G20 मुल्क, G20 का इजलास एक न एक दिन बहुत जल्दी बल्कि हो चुका होता है या होने वाला होता। अब पाकिस्तान की सियासत को समझने वाले इसके मायने भी समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लौटने से पहले शरीफ खुद को भारत की तरह तरक्की पसंद साबित करने में जुटे हैं, जो सेना को पसंद नहीं है। हालांकि लोग अभी ये भी नहीं भूले हैं कि 4 साल से ब्रिटेन में रह रहे नवाज 7 साल के लिए जेल की सजा भी पा चुके हैं। अब नवाज शरीफ क्या इस बात से डिनाई कर सकते हैं कि जो हाल पाकिस्तान का उसके पीछे सेना और वहां की सरकारें दोनों हैं? वैसे अंदर की खबर तो यह है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द वो मुल्क वापस लौट सकते हैं और शायद फिर से प्रधानमंत्री बनाने की सेना उन्हें सोच रही है। ऐसी अंदर की खबरें आती रहती हैं। आप जानकर हैरान होंगे, 2017 में सेना और न्यायपालिका पर हमला बोलने की वजह से ही नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा के सामने घुटने टेके और फिर इलाज के नाम पर पाकिस्तान से निकलने में कामयाब रहे। लेकिन अब बात करते हैं उसी पाकिस्तान की एक और खूंखार देन की। ये देखिए, जिसका अंत हो चुका है। अनंतनाग एनकाउंटर की हम बात कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग में बीते बुधवार से जारी मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुरक्षा बल के जवानों ने कर्नल, मेजर और डीएसपी की शहादत का बदला ले लिया है। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने बताया कि आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के बीच जारी मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का कमांडर उजैर खान मारा गया है। उसका शव बरामद कर लिया गया, जबकि एक की बॉडी लोकेट हो गई है और तीसरे की तलाश जारी है। पुलिस अब इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाएगी, इसलिए लोगों को एनकाउंटर वाली जगह की ओर नहीं जाने के लिए कहा गया है। कमांडर उजैर मारा गया, मिल गया, बॉडी भी रिट्रीव हो गया है। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, वो अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वे सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट और एक जवान शहीद हो गए। घने पहाड़ी जंगलों के बीच आतंकी गहरी गुफाओं में छिपे हुए थे, जिसके कारण ऑपरेशन में काफी मुश्किलें हो रही थी। लेकिन सेना और पुलिस ने गुनहगारों को नहीं छोड़ा। ड्रोन की मदद से न केवल आतंकियों का ठिकाना खत्म किया, बल्कि उनको मारकर ही जवानों ने दम लिया है। कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चली लंबी मुठभेड़ में से यह एक है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े टीआरएफ संगठन ने ली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, टीआरएफ जो है वो तो सिर्फ कश्मीर का ही संगठन अपने आप को बताता है, और यह आतंकी डायरेक्टली लश्कर तैयबा का है। इसका मास्टरमाइंड आतंकी उजैर खान था, यह बताया जा रहा है। इस हमले को अंजाम देने वाले उजैर पर 10 लाख का इनाम था। उजैर अनंतनाग के ही कोकरनाग का रहने वाला था और ये 2022 में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। इस सब के बीच में आइए अब कुछ और खबरों की रुख करते हैं और अब देखते हैं देश की बड़ी खबरें, राज्यों की बड़ी खबरें टॉप 9 में। पंचतत्व में विलीन हुए अनंतनाग में शहीद जवान प्रदीप सिंह। पंजाब के पटियाला में नम आंखों से दी गई विदाई, सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पंजाब के मुक्तसर साहिब में हुआ बड़ा हादसा, प्राइवेट बस नहर में गिरी, 8 लोगों की मौत, 37 यात्री बचाए गए। जम्मू में भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ नया आर्मर्ड व्हीकल, गोली और बम का नहीं होगा असर। 1000 किलो की लोड कैपेसिटी के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड। जम्मू कश्मीर में सूखे जैसे हालात, झेलम नदी का जलस्तर 70 वर्षों में सबसे नीचे पहुंचा। आने वाले 2 हफ्तों तक बारिश की कोई संभावना नहीं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मेट्रो में हुआ हादसा, चलती मेट्रो के आगे महिला ने लगाई छलांग, सिटी सेंटर स्टेशन की घटना। कल होने वाले कुर्मी आंदोलन को लेकर रेल प्रशासन अलर्ट। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में 11 ट्रेनें रद्द, कई के रूट बदले गए। नू हिंसा के आरोपी कांग्रेस एमएलए को जेल,
20 मिनट बहस के बाद कोर्ट ने दिया आदेश, बयान पर साइन नहीं करने पर नहीं एफआईआर। गुजरात में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात बदतर, जूनागढ़ के गांव में घुसा पानी, एनडीआरएफ टीम ने संभाला मोर्चा। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, किसान केआरएस बांध से पानी छोड़े जाने से नाराज, कावेरी जल निगरानी प्राधिकरण से ने 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का दिया निर्देश।